हाँ जी, समीक्षा वापिस आते हैं आपके पास। आपने कहा सर आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। सवाल मेरा अभी भी यही है, आईपीओ के थ्रू कर तो सकता हूँ, पर मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ लोगों को कि मुझे कितने पैसे चाहिए और ये पैसे क्यों चाहिए, ये पैसे मैं कहाँ लगाऊंगा और इससे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब चीजें भी तो कम्युनिकेट करूंगा तभी तो कोई पैसे देगा। वो कैसे करेंगे? सर जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, अगर सपोज कोई ऐप है मनी कंट्रोल है, तो उसमें वो सारी डिटेल्स देता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, वैल्यूएशन, उसका पी रेशियो, पीवी रेशियो, सब कुछ, तो वो हाँ, देख तो के आज करते हैं। आजकल आजकल हम मॉडर्न जमाने में हैं तो हमें तो सब कुछ ये अपने ऐप्स पे मिल जाता है। बट अदरवाइज टेक्निकली ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सब ठीक है क्लियर। किसी ने प्रोस्पेक्टस का नाम सुना है? सुना है? यस सर। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सर मैं ही बताऊंगी। समीक्षा के अलावा पूछते हैं और किसी से। हाँ जी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई। अभी तो मुंडी ला रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ 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 हाँ, वृंदा। सर कंपनी का मतलब किसी चीज का भी ओवरव्यू एक टाइप से, कि उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या है, वो किस चीज को प्रमोट करता है, लाइक ऐसे। जैसे एक ओके किसी भी वेबिनार का हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें क्या ओके समझाया जाएगा। ओके। तो परीक्षा और कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? कि लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल आप हायर करते हो, वो आपकी कंपनी के बारे में काइंड ऑफ एडवर्टाइज करते हैं कि ये कंपनी है, इसके बारे में ये चीजें ये करती है मैसेजेस। ओके, चलो मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। आज हम ये सारी बातें इसलिए समझ रहे हैं ताकि आगे जब मैं जर्नल एंट्रीज कराऊंगा तो आपको ये पूरा फ्लो समझ में आए कि कैसे कैसे हो। तो गाइस ध्यान से सुनो। होगा क्या, सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने कंपनी बना ली, बार्स्टे एंड कंपनी, इसलिए अज्यूम कर सकते हैं क्या हो गया ना। तो मैंने एक कंपनी बना ली, या वी एंड कंपनी की, कुछ भी दोस्तों तो अच्छा लगे। अब उसके बाद क्या करूंगा, अगर मुझे पब्लिक से पैसा रेज करना है तो मुझे उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी समीक्षा ने बोला, ये बातें बेसिक बातें हैं जो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूं। जैसे समीक्षा ने बोला कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ब्रॉडली इंडिया में दो सबसे ज्यादा कॉमन चलने वाले स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज तो काफी सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एनएससी और बीएससी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक तरह की मार्केट है जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, सिंपल इतना समझो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के शेयर को वहां लिस्ट कराऊंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, एक प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, ठीक है। मैं पहले पुराने जमाने की बात पे जाता हूँ, ये एप्स वगैरह के ऊपर अभी नहीं आते, पहले हम बेसिक समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। तो पहले क्या होता था, प्रोस्पेक्टस मिलते थे इन स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। जैसे आप कभी देखोगे आजकल तो अब आपको वो भी नहीं दिखते होंगे, तो पहले फुटपाथ पे लोग अखबार बेचते थे, मैगजीन्स बेचते थे। अब नहीं मिलेंगे आपको, अब तो सब चीजें शॉप्स में मिल रही होती है, अदरवाइज ये तो पहले फुटपाथ पे बैठे होते थे, ठीक है। वो लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टस लेके भी बैठे होते थे इसी तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात, और खास करके स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, ठीक है। तो होता क्या था कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस निकालती थी, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता था, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये कंपनी कब बनी है, इसने अभी तक क्या करा है। तो जो है ना कंपनी बनाती, तुम सबसे पहले उसको लिस्ट कर दोगे पैसा रेज करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे तो कोई पैसा लगाएगा ही नहीं। तो पहले कुछ तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना, कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट करो, कुछ थोड़ा बहुत काम करो और दिखाओ कि हमने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखोगे कंपनी कैसी है, उसने पास्ट में क्या किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, पास्ट के फाइनेंशियल लगाओगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके अलावा आप लिखोगे कि कंपनी के शेयर होल्डर या प्रमोटर कौन। प्रमोटर समझते हो, प्रमोटर होते हैं जो इनिशियल शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी, जिन्होंने कंपनी बनाई है। जैसे अगर मैंने कंपनी बनाई, सपोज करो मैं और समीक्षा, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तो हम दोनों के बारे में डिटेल होगी कि कौन है जिन्होंने कंपनी बनाई है, कई फ्रॉड लोग तो नहीं है। फिर हमारे बारे में बैकग्राउंड होगा कि हम किस किस कंपनी में काम कर चुके हैं, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं, ताकि लोगों को आइडिया मिले कि हाँ जिस कंपनी में हम पैसा लगाने का सोच रहे हैं वो सेफ है। तो क्या क्या हो गया प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के बारे में हो गया, शेयर होल्डर्स यानी जो प्रमोटर्स है, जो इनिशियल शेयर होल्डर्स है उनके बारे में हो गया। थर्ड, डायरेक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो बता सकता है शेयर होल्डर और डायरेक्टर में फर्क क्या होता है? बता सकता है सर कोई? मैं ही बताऊं? नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि और कोई बताए, तेरे को थोड़ा आइडिया है इसलिए मैं पहले और लोगों को पकड़ रहा हूँ, फिर तेरे पास आऊँ। आ रहा हूँ?
शेयर होल्डर और डायरेक्टर में क्या फर्क होता है, कुछ आइडिया? सर शेयर होल्डर्स जैसे किसी ने पैसे लगाए तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले तो वो डिसीजंस लेता है। मतलब ओके, मतलब ये सर शेयर शेयर होल्डर होल्डर्स एस जो से है। शुरू होता है, डायरेक्टर डी से शुरू होता है, पहला डिफरेंस। शेयर होल्डर में कितने लेटर हो गए, एस एच ए आर ई? नहीं, तो आरव कुछ हद तक तो सही बता रहा था। आरव ने जो बोला मैं उसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शेयर होल्डर ओनर होते हैं, ठीक है, और उनको शेयर होल्डर क्यों बुलाते हैं, शेयर होल्डर ये सब क्या है आगे अभी पढ़ेंगे। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर्स, कंपनी के ओनर। और डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, है? ये दो अलग अलग होते हैं, अलग अलग समझते हैं। क्या ये अलग अलग ही होते हैं, एक भी हो सकता है शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो कई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होते हैं, समझेंगे, इसका आता हूँ। पहले भी एक बात भी समझ में आई, शेयर होल्डर कौन हो गया, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्लियर? तो जो भी ओनर्स है कंपनी के उन सबको हम क्या बुलाते हैं, शेयर होल्डर। अब सोचो, रिलायंस, रिलायंस में पता है कितने सारे शेयर होल्डर होंगे, 1 लाख से भी ज्यादा। अगर सोचो ये सारे के सारे कंपनी को चलाने लग जाए, तो आवाज आ रही होगी, जा 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 ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ये चल रहा होगा, है? यही आ रहा होगा, तो समझ में तो आएगा नहीं क्या हो रहा है, और कोई डिसीजन भी नहीं हो पाएगा। अगर दो जनों को मिलकर भी डिसाइड करना होता है तो भी कई बार आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती है। अगर सोचो 1 लाख लोग होंगे, उन्होंने कुछ डिसाइड करना है, एक छोटा सा भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड होगा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर में कंबाइन करते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ आएगी बात, ठीक है। तो सपोज करो रिलायंस कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है, उन्होंने 10 लोगों को अपॉइंट कर दिया एज डायरेक्टर, कि आप 10 लोग मिल करके डिसाइड करोगे कंपनी को कैसे चलाना। तो आज के बाद याद रहेगा शेयर होल्डर और डायरेक्टर में क्या फर्क है। शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, और डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। उन्हें अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? ओके। क्या शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर आप मुकेश अंबानी की बात करोगे, या आप तो उनका बेटा आ गया है, मुझे नाम याद नहीं है क्या है, तो वो शेयर होल्डर भी है कंपनी में और वो डायरेक्टर भी है कंपनी, ठीक है। तो जो जिनके पास ऑब्वियसली मेजोरिटी शेयर्स होते हैं वो अपने आप को एज अ डायरेक्टर भी रखते हैं उस कंपनी में, ताकि वो पूरा कंट्रोल कर सके कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है। क्लियर हो गया? तो शेयर होल्डर डायरेक्टर में फर्क समझ में आ गया। अब होगा क्या, जब आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी के अलावा शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पैसे लेने की बात कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मैंने कहा 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, तो 10 लाख क्यों चाहिए, पूरा उसमें सारा डिटेल होगा कि 10 लाख रुपए चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के। क्लियर हो गया? और उसमें फ्यूचर के प्रोजेक्शंस भी होंगे कि 10 लाख रुपए अगर हम लगाएंगे तो 10 लाख के 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख हम कैसे बनाएंगे, तो सारा प्रोजेक्शन उसमें दिया होगा। समझ आ गई बात? अब चलो, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, नाउ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, आपको बड़ा अच्छा लगा, हाँ यार ये सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, सारे अच्छे लोग हैं और अच्छा अच्छा सा प्रोजेक्ट, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अब हम इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, तो बता सकते हो समीक्षा, प्रोस्पेक्टस बढ़िया। अब प्लीज ये मत बोलना मैं ऐप खोलूंगी और ऐप पे लिखा आ रहा होगा बाय दिस शेयर, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग विद दैट वे, अभी हम सर आप डिजिटल वाला बात ही कर पता है, ये पुराने जमाने का। रहे हैं। ऐप वाले ही पता है। चलो मैं बता देता हूँ। सो ट्रेडिशनली क्या होता था, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते थे तो प्रोस्पेक्टस क्या होता था, ऐसी जैसी बुक है ना, ऐसी एक छोटी सी पतली सी बुकलेट होती थी मैगजीन जैसी, उसके आखिरी पेज पे एक होता था फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। यानी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरो और वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी में जमा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो पहले होता था। अब आज की डेट पे सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो जो प्रोस्पेक्टस है वो भी सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जो भी आप ये अलग अलग नाम बोल रहे हो, मनी कंट्रोल या आपके कौन कौन से आते हैं, जीरोधा और बहुत सारे आज की अपस्टॉक्स डेट पे, ग्रुप। हाँ अपस्टॉक, बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, ब्रोकर्स, जो कि आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप शेयर परचेज और सेल कर सकते। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो आज की तो इनकी जो भी वेबसाइट या इनकी ऐप है उस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं,
और वहीं से फॉर्म भर देते हो। जब आप सबमिट करते हैं ना, मैं परचेज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाती है ऑटोमेटिकली। समझ गए? तो अब आपको फॉर्म फिजिकली भरने की जरूरत नहीं है, अब आप सब इस तरीके से कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली ये हुआ करता है। क्लियर हो गया गाइस? अब सोचो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं प्रोस्पेक्टस में क्या लिखूंगा? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। प्रथम कहेगा मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। मेरे पास 5,555 रुपए। समझते हो 5,555 कितने होते हैं? 5555, ठीक है। क्लियर हो गया? आरब ने कहा मेरे पास भी पैसे हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगा सकता हूँ प्रथम से, मेरे पास 5600, ठीक है। अरब ने कहा अरे तुम लोग रहने दो पीछे, मैं ज्यादा लगाता हूँ, लोग मेरे पास 6,000 रुपए। ऐसी सब अपने अपने जिसके पास जितने पैसे होंगे भाई वो लगा सकता है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे में क्या होगा, बड़े रैंडम रैंडम पैसे लग रहे होंगे, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। अच्छा एक बंदा आएगा, हो गया मेरे पास 10 रुपए, मैं भी पैसे लगाना चाहता हूँ इस कंपनी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कंपनी को हिसाब रखने में बड़ी दिक्कत आएगी, बड़े अजीब अजीब से डिनोमिनेशन में पैसे आएंगे। तो इसीलिए कंपनी ने आसान काम करा, उसने क्या करा कि भाई ये सारा तरीका हटा करके कि अपनी मर्जी से तुम जो मर्जी पैसे लगाना चाहो, ऐसे नहीं है भैया। हम एक बेसिक प्राइस या एक फिक्स डिनोमिनेशन रख रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स डिनोमिनेशन रख रहे हैं, कम से कम उतना लगाओ और उसके मल्टीपल्स में लगाओ, ठीक है। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ फिक्स डिनोमिनेशन क्या है। फिक्स डिनोमिनेशन, जिसको हम बुलाते हैं प्राइस पर शेयर, ठीक है। सपोज करो, अच्छा फिक्स डिनोमिनेशन कितना भी हो सकता है, मान लेते हैं मैंने अभी 10 रुपए रखा, यानी आप कम से कम 10 रुपए लगाओगे, 10 से कम नहीं लगा सकते, और 10 के मल्टीपल्स नहीं लगाओगे, 10 लगाओगे, 20 लगाओगे, 30 लगाओगे, 40 लगाओगे, 15 नहीं लगा सकते। अगर 15 रुपए है तो 10 ही लगा सकते हो, 15 नहीं लगा सकते। इंडिया में फ्रैक्शन वाला हिसाब नहीं है, ठीक है, इंडिया के बाहर चलता है, इंडिया में नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको डिनोमिनेशन कंपनी ने फिक्स करी है, ठीक है, उस डिनोमिनेशन उतने मिनिमम उतने पैसे लगा सकते हो, और उसके मल्टीपल्स में लगा सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50। क्या ये 10 ही हो सकती है? नहीं, 100 भी हो सकती है, कंपनी पे डिपेंड करेगा। 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 10 के मल्टीपल चाहिए, कुछ भी हो सकती है। जो भी कंपनी ने डिनोमिनेशन फिक्स कर दी, आप कम से कम उतना पैसा लगाओगे और उसके मल्टीपल्स में ही लगाओगे। क्लियर हो गया गाइस? तो अगर 10 रुपए मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइस पर शेयर, ठीक है। यानी एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। शेयर क्या बोलते हैं इसको? शेयर का मतलब क्या हुआ? एक टुकड़ा, टोटल कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा। समझ में आई मेरी बात कि हम इसको शेयर क्यों बुलाते हैं? तो टोटल कैपिटल तो 10 लाख है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, उसका हमने नाम दे दिया शेयर। अब मान लो प्रथम कहता है अच्छा मैं 10 रुपए लगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? 10 बोला ना, मिनिमम 10 लगा सकते थे, प्रथम कहते हैं मैं 10 लगा, प्रथम 10 रुपए लगाएगा, उसको बदले में एक कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, उस कागज के टुकड़े को बोलते हैं शेयर। ऊपर उससे लिखा होगा शेयर सर्टिफिकेट। आज की डेट पे नहीं आता फिजिकली ये सब कुछ, लेकिन मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनली समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ जाए, ठीक है। तो आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता था जिसके ऊपर लिखा होता था शेयर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर नंबर भी डला होता था, 0001 ऐसे करके एक नंबर डला होता था, ताकि आइडेंटिफाई हो सके। शेयर उसको बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट मिला उसका नंबर। क्लियर? समझ में आया? जो एंटाइटल करता था प्रथम को कि हाँ देखो भाई प्रथम ने 10 रुपए लगा रखे, जैसे आज की डेट पे आप कहते हो मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए कैसे बदलते हैं? 10 का नोट होता है, उसपे एक सीरियल नंबर होता है जो कि आरबीआई ने इश्यू करा हुआ है नोट। इसी तरह कंपनी शेयर इश्यू करती थी जिसके ऊपर लिखा होता था कि ये 10 रुपए का शेयर है और ये ओनर कौन है इसका? प्रथम। अब मान लो प्रथम ने 100 शेयर खरीदे, प्रथम के पास कितने पैसे थे? मान लेते हैं 1000 रुपए थे, तो प्रथम कितने शेयर खरीद सकता है? 10 10 वाले 100 शेयर खरीद सकता है, क्यों भाई प्रथम खरीद सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? प्रथम 1000 रुपए देगा, उसके पास 100 ऐसे कागज के टुकड़े आ जाएंगे, जो मैंने अभी एक कागज का टुकड़ा बोला, ऐसे 100 आ गए। तो आप सोचो अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे पास तो रद्दी इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे इतनी सारी है, इतने सारे कागज के टुकड़े आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया? इन सबके बदले इन सबको एक ही कागज पे लिख दिया गया कि इस शेयर सर्टिफिकेट नंबर से लेकर के इस शेयर सर्टिफिकेट नंबर तक ओनर कौन है? प्रथम। ये सारे सर्टिफिकेट किसके किसके पास है? प्रथम। आगे बात समझ में?
उसको क्या बोलते हैं, उस एक कागज के टुकड़े को उसको बोलते हैं स्टॉक। तो यानी आपने जब शेयर सर्टिफिकेट को कंबाइन कर दिया तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक। आपने सुना होगा शेयर मार्केट वर्ड भी सुना होगा, शेयर एक्सचेंज भी सुना होगा, और उसकी जगह और क्या बुलाते हैं, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, इसीलिए बुलाते हैं। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, शेयर स्टॉक एक ही बात। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले क्या होता था, एक एक इंडिविजुअल शेयर्स मिलते थे, बड़े सारे सर्टिफिकेट होते थे, उनको कंबाइन कर दिया गया, और अब थर्ड स्टेज अब क्या आ गया, अब फिजिकल मिलता ही नहीं, अब तो क्या होता है, सीधा आपके अकाउंट में आता है, जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? तो आपके अकाउंट में जैसे पैसे आते हैं, लिखा आता है इतने रुपए डेबिट हो गए, इतने क्रेडिट हो गए, इसी तरह से शेयर्स लिखा आता है कि कितने शेयर्स आपके पास आ गए, जब आप बेचोगे तो वहां से माइनस। स्टोरी समझ में आई अभी तक? क्लियर? अब वापस आते हैं अपनी काम की बात पे। कंपनी कैसे लिखेगी, 10 लाख रुपए चाहिए? नहीं, कंपनी कहेगी हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करें। कंपनी ने शेयर का प्राइस रख दिया कितना, 10 रुपए। तो अगर शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, बताओ भाई समीक्षा? 1 लाख। कैसे निकाला आपने? टोटल 10 लाख कैपिटल डिवाइडेड अपॉन में बाय फिक्स्ड 10, डिनोमिनेशन। यानी फॉर्मूला क्या बना नंबर ऑफ शेयर निकालने का, टोटल शेयर कैपिटल अपॉन में प्राइस पर शेयर। क्लियर है गाइस, सबको समझ में आया? ठीक है, चले आगे। ओके, तो यानी अब कंपनी क्या बोलेगी, ध्यान से सुनना। कंपनी बोलेगी कंपनी इज इशूइंग, सपोज मैंने अपना नाम बोला था वार्ष्णे एंड कंपनी इज इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी गाइस, क्लियर है? कंपनी किस तरह से लिखेगी प्रोस्पेक्टस में, इस तरीके से, नंबर ऑफ शेयर्स की टर्म। ये नहीं बोलेगी 10 लाख रुपए चाहिए, वो क्या बोलेगी, हम 1 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग 1 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, और हर शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए। अब आप जितने आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से निकाल लो, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहोगे। वृंदा, अगर तेरे पास 5,000 रुपए है तो तू कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है? 10 लाख अपॉन 5,000। 10 लाख अपॉन 5,000। आपने कितना बोला था, 5,000 बोला था प्राइस पर शेयर। पर पहले फॉर्मूला सोच क्या लगा रही है, तेरे पास कितने टोटल पैसे शेयर हैं क्या, 5,000। और एक शेयर की कीमत कितनी है, अच्छा 10। तो तू कितने शेयर खरीद सकती है? अच्छा चलो मैं इजी कर देता हूँ, तू मार्केट में साबुन खरीदने गई, ठीक है, सोप तो खरीदने जाएगी, 10 रुपए का सोप है, तेरे पास 5,000 रुपए, कितने सोप खरीदेगी? 500। कैसे निकला, 5,000 अपॉन में 10, 5 to 10। है हाँ। ना, तो शेयर से भी ऐसे निकलेगा भाई। अगर एक शेयर 10 रुपए का है, तेरे पास 5,000 रुपए है, तो तू कितने शेयर खरीद सकती है, 5,000 अपॉन में 10 यानी 500। क्लियर हो गया? अगर तेरे पास 5,000, सपोज करो तेरे पास ये है 5,130, तो आप कितने शेयर खरीद सकती है? 513। 513 शेयर, ठीक है। अगर मान ले तेरे पास कितने रुपए हैं, तो कितने शेयर खरीद सकती है? 513.3। 514। 513.3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इंडिया में फ्रैक्शन में शेयर्स नहीं दिए जाते, ठीक है, आधा शेयर, पौना शेयर, 1/3 शेयर ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे केस में क्या करोगे, आप 513 शेयर ही खरीद सकते हो, 3 रुपए आप अपने पास रखिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ आया, 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज, कंपनी के केस में कंपनी कैसे, क्या प्रोसेस रहता है शेयर्स इशू करने का, किस तरीके से कंपनी लोगों से कैसे पैसे मांग सकती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये बेसिक चीज समझ में आई। शेयर समझ आया, शेयर किसे कहते हैं, शेयर समझना जरूरी है। क्लियर है? तो शेयर क्या हो गया, पूरे कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अगर हम उसे कंसोलिडेट कर दें, वो सारे शेयर्स को मिला दें, तो क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल। ये देखो ऊपर क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
हाँ जी स्निग्धा, क्लियर है? पानी पी ले बेटा थोड़ा सा। क्लियर हो रहा है गाइस सबको? ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ना सर शेयर कैपिटल अभी बताऊंगा क्या होता है। तो शेयर कैपिटल क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द कैपिटल, ऑल द शेयर्स which were issued by the company। हाँ बेटा समीक्षा बताओ। सर जो फिक्स डिनोमिनेशन होता है ये फेस वैल्यू भी होती है? हाँ, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इसको आगे जाके सीखेंगे कि क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, या आगे जाके आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज शेयर होल्डर मैंने बताया कौन होता है? पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन कंपनी बाय परचेजिंग दी शेयर, इसको क्या बुलाते हैं? शेयर होल्डर, क्योंकि वो शेयर्स को होल्ड करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कौन है? ओनर। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, शेयर होल्डर और डायरेक्टर में कंफ्यूज मत होना। शेयर कैपिटल मैंने अभी अभी आपको बताया। शेयर कैपिटल क्या है? इट इज द कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल कैपिटल, जितना भी पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टेड बाय द वेरियस शेयर होल्डर्स। अब वापस एक सवाल पे आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। मैंने कहा था अगर हम एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हमें कैसे पता चलेगा किसने कितना पैसा लगा? उसके लिए मैंने कहा था पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा शेयर, वो मैंने समझा दिया शेयर क्या होता है। अब होगा क्या? सपोज करो परीक्षा ने 5,000 शेयर खरीदे, वृंदा ने 200 शेयर खरीदे, प्रत्युष ने 400 शेयर खरीदे, सबने अपने अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से शेयर खरीदे। तो अब होगा क्या? एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसे कहते हैं शेयर होल्डर रजिस्टर। आपको याद होगा मैंने शेयर के ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर बोला था, नंबर लिखा होता है। तो उस रजिस्टर के अंदर मेंशन होगा इस शेयर, इस नंबर से लेके इतने नंबर तक शेयर के ओनर कौन है? वृंदा। इस इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक की शेयर के ओनर कौन है? परीक्षा। तो हमें पता चल जाएगा किसके कितने पैसे लगे हुए हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो उस चीज के लिए हमारे पास एक अलग चीज होती है, क्या? शेयर होल्डर रजिस्टर। हमें अलग अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। वृंदा का अलग अकाउंट, परीक्षा का अलग अकाउंट, प्रत्युष का अलग अकाउंट, मेरा अलग अकाउंट, ये करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी पैसे लगाएंगे कंपनी में तो क्या एंट्री होगी? प्रत्युष, अगर हम कंपनी में पैसे लगाएंगे तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, यही सुनना है मेरे को। अभी अगर जब भी पूछूंगा ना तो आपने यही बताना है। कभी भी मैं पूछूं कि बेसिक एंट्री क्या है पैसे लगाने की, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब मैं आपकी 10 मिनट और क्लास लूंगा और एक थोड़ा सा जादू दिखाऊंगा। 1 का 2 और 2 का 8। आपने देखा होगा ना बड़ी जगह पे जादूगर आता है, वो 1 की 2 चीजें बनाता है, छड़ी लेके आता है, ऐसे 2 बनाता है। तो ऐसे हम करेंगे यहाँ पे 1 का 2, 2 का 8। क्या करने वाले हैं? अभी आपने एक एंट्री सीखी है, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब इसी की 2 एंट्रीज बना के दिखाता हूँ कैसे। देखो होगा क्या, प्रोसेस समझेंगे बेटा। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के एप्लीकेशन दी। ठीक है, आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने कहा यार इस कंपनी में पैसे लगा। और उस प्रोस्पेक्टस में ध्यान से सुनना, उस प्रोस्पेक्टस में आप ये भी मेंशन करोगे कि कितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो सपोज करो अरुणिमा, आपके पास 4,000 रुपए थे और 10 रुपए का एक शेयर था, तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे? 400। तो अरुणिमा क्या करेगी? वो फॉर्म भरेगी, उसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल लिखेगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी बेसिक डिटेल्स लिखती। उसके बाद वो लिखेगी आई हेयर बाय अप्लाई फॉर 400 शेयर्स इन दी कंपनी। वो उस फॉर्म को जाकर के कंपनी में जमा कर देगी। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा। अगर ऐसे ही फॉर्म जाके जमा कर दे, करने लग गए लोग, तो ऐसे तो फर्जी लोग बहुत सारे फॉर्म जमा कर देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है कौन फर्जी है? क्लियर हो रहा है? बाद में जब पता चला, हम अलॉट करने लगे तो वो बंदा ही गायब। अब ढूंढ रहे भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, जब आपको बोलती है ना कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो कंपनी कहती है इसके साथ में पैसे भी लगाओ, यानी एक चेक लगाओ फॉर्म के साथ में। जो आप, अगर आपने कितना बोला 400 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसके साथ में 400 × 10 यानी 4,000 का हाथ के हाथ चेक भी लगाओ।
तो आप कंपनी में ना केवल एप्लीकेशन जमा कराओगे, एप्लीकेशन के साथ में 4,000 रुपए का चेक भी जमा कराओगे। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? तो इससे क्या होगा, कंपनी के पास पता चल जाएगा हाँ भाई आज क्या पैसे आ रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि भाई पैसे जब लेने की बारी आए तो गायब बंदा। तो आप एप्लीकेशन के साथ साथ फॉर्म भी जमा कराओगे और कंपनी के पास जैसे ही पैसे आएंगे वो पैसे वो अपनी बैंक अकाउंट में जमा करेगी और पैसे जमा करते ही क्या एंट्री करेगी परीक्षा। सोचो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो कंपनी को क्या एंट्री करनी चाहिए? बैंक से क्या? बैंक अकाउंट आना चाहिए, ये तो क्लियर है। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, उसका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब सीधा सीधा शेयर कैपिटल नहीं हो जाता। क्या आपने हाथ के शेयर अलॉट कर दिए, ये लो जी पैसे और लो जी शेयर। शेयर हाथ क्या थोड़ी ना करे, अभी तो आप पैसे ले रहे हो, सिर्फ पैसे ले रहे हो। और बाय द वे आपको एक बात और बता देता हूँ, जब कंपनी कभी भी शेयर अलॉट करने के लिए इशू करती है, जब भी कंपनी इशू करती है तो एक टाइम देती है 10 दिन 15 दिन के, जो जो शेयर के लिए अप्लाई करना चाहता है इन 10 दिन में इन 15 दिन में अप्लाई कर सकता है। और जब वो 10-15 दिन की विंडो खत्म हो जाएगी तब कंपनी देखती है कि कितनी सारी एप्लीकेशन आई है और हमें किस किस को शेयर अलॉट कर। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यानी कि ये जो पूरा स्टेप है ये 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। 2 स्टेप्स क्या हो गए, पहले पैसे आएंगे कंपनी के पास, फिर कंपनी शेयर अलॉट करेगी। 2 स्टेप्स है तो 2 अलग अलग एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री है पैसे आने की और दूसरी एंट्री है शेयर अलॉट होने की। तो पहली एंट्री क्या है भाई, पैसे आने की। पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। 2, शेयर कैपिटल नहीं लिख सकता जब तक मैं शेयर अलॉट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं। पैसे किस चीज के आ रहे हैं, एप्लीकेशन के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लेते हैं हमने कितने शेयर्स के लिए कितने टोटल पैसे हमने मांगे थे, 1,00,000 शेयर्स इंटू 10। मान लेते हैं सारे जितने भी हमने बोला था सारे सबके लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी हमारे पास टोटल 10 लाख रुपए आ गए। लेट्स अज्यूम। क्लियर हो गया? तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी, आर यू विद मी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब हमारा वो 10 दिन का 15 दिन का पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे भाई क्या कितने कितने एप्लीकेशन आएगी, सबको शेयर अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में सेकेंड एंट्री जब आप शेयर अलॉट करोगे, पहली एंट्री कब करी परीक्षा, जब पैसे आ गए। जब पैसे आए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन दी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी। क्लियर हो गया? और सेकेंड एंट्री जो मैं कर रहा हूं वो कब करूंगा, जब हम शेयर अलॉट करें। जब आप शेयर अलॉट करोगे तो जो आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला था ना, इधर ध्यान से देखो, टेम्परेरी अकाउंट कौन सा खोला था, शेयर एप्लीकेशन, आप इसको डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। स्निग्धा उठो उठो, चेयर से उठो जल्दी से, उठ जाओ, पानी पी के आ जल्दी जा। नहीं 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 ठीक नहीं है, जल्दी उठ जल्दी उठ, कोई बात नहीं 2 मिनट उठ जाओ। हाँ पानी है आसपास? हाँ बेटा। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया? तो एक तरह से अगर आप देखोगे, आपने पहले टेम्परेरी अकाउंट खोला शेयर एप्लीकेशन का, जब आपने अलॉट कर दिया शेयर तो उसको डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये कब हो रही है, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हाँ जी, चलो एक सवाल पूछेंगे अब हम। अरम कहाँ है, अरम दिख नहीं रहा मुझे, अरम बेटा अगर इन 2 एंट्रीज को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरी क्या एंट्री बनेगी, थोड़ा जोर से बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही तेरी, माइक को पास ले। सर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल, क्या यही एंट्री नहीं बनाई थी मैंने शुरू में, देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको आधा जादू तो दिखा दिया, 1 का 2, यही एंट्री थी, इसकी 2 एंट्रीज बना दी हमने। ठीक है, 2 एंट्रीज क्यों बनी, ये लॉजिक समझ में आया, क्योंकि आप 2 डिफरेंट स्टेजेस पे, 2 डिफरेंट स्टेप पे 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन में आप काम कर रहे हो। पहले पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आप शेयर अलॉट कर रहे हो,
ये हाथ के हाथ नहीं हो रहा, हैंड टू हैंड नहीं हो रहा, इसलिए आपको दोनों स्टेजेस पे एंट्री करनी है। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो, जल्दी से। ओके, अब एक मजेदार चीज ध्यान से सुनेंगे। किसी को पता है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन? पता है किसी को? हाँ सीखा, क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? Sir, 90% of the shares should be taken by the public. शुड बी टेकन, या ये बोलना चाहिए शुड बी अप्लाइड बाय द पब्लिक। क्या मतलब हुआ इसका, मैं पहले लिख देता हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू बी रिसीव, ठीक है? और कितना होना चाहिए ये? 90% ऑफ द शेयर इशूड शेयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझते हैं। मैंने अभी कितनी शेयर्स ऑफर किए थे? अभी जो एग्जांपल ले रहा था, 10 लाख रुपए चाहिए थे, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए था। अरुणिमा, कितने मैंने शेयर ऑफर करे थे पब्लिक को? 1 लाख। तो अगर मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं 1 लाख शेयर्स, तो यानी मिनिमम कितने सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, मिनिमम कितने की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए? बताओ अरुणिमा। Sir, 90% of 1 lakh, so 9,000. 90% ऑफ 1 लाख 9,000 थोड़ी ना होगा। 1 लाख का 90% कितना होगा? 90,000. 90,000। अरे घर की जीरो है, ठीक है। भूख लग रही है? हाँ जी, 90,000। क्लियर हो गया गाइस? यानी कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, अगर 80,000 के लिए आई तो क्या हो जाएगा? तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। ये इसलिए रखा गया है रूल, ताकि ऐसा नहीं कोई भी आकर के शेयर मार्केट में आ जाए, कहीं मैंने एक कंपनी बनाई है, चलो कि मैं अपने शेयर ऑफर करना चाहता हूँ पब्लिक को और देखता हूँ कितने पैसे आते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा खासा प्रोसेस होता है, ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। बड़े सारे लोग और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है इस सारे प्रोसेस। लीड मैनेजर, लीड बैंकर, पता नहीं कितने मर्चेंट बैंकर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो इट इज नॉट अ स्मॉल एंड इजी प्रोसेस, तो वेरी लेंथी एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब सोचो, कंपनी के लिए तो बड़ा रिस्क हो गया यार, कि मैं अगर 1 लाख शेयर ऑफर कर रहा हूँ और पता चला कि 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो क्या होगा? तो सारा प्रोसेस बेकार। जितने एप्लीकेशन आई है उनको भी आप अलॉट नहीं कर सकते, सब बेकार, क्रैश। तो ऐसे केस में क्या करें यार? किसी को आइडिया है ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं? एनीबॉडी? हाँ समीक्षा। सर ब्रोकर अपॉइंट करते हैं कंपनी, फिर वो क्या करते हैं, वो ब्रोकर नहीं कहते उससे, शायद कुछ और कहते हैं। वो राइट। उसके मैक्सिमम शेयर खरीद लेते हैं और बाकियों को बेचने का ट्राई ओके, करते नो हैं। नॉट मैक्सिमम शेयर खरीद लेते हैं, उसको उसका कुछ और होता है, मैं बताता हूँ। परीक्षा बताओ, क्या आपको क्या पता है, बताओ, लेट्स सी। कंपनी आज वैसे आज अभी तक हमारी डिबेंचर्स आज ना अभी हमारी अकाउंटिंग की क्लास नहीं चल रही है, आज बिजनेस स्टडीज की क्लास चल रही है। नहीं लग रहा है ऐसा? सारा थ्योरी थ्योरी बताने में लगा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। आज पहली क्लास थोड़ी सी थ्योरी की जरूरी है, ये समझना जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर आप रटोगे। रटना मैंने रटाना नहीं चाहता, तो आपको आप पता है कि मेरा अप्रोच हमेशा क्या रहता है कि समझना है, जो भी चीज है उसको ढंग से समझो। हाँ परीक्षा। कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती है। हाँ, अभी तो पहली बार डिवेंचर की डिबेंचर्स बात पर नहीं हो आगे रही। से ना 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 ना, डिवेंचर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। लेट अस नॉट मिक्स दीस टू। अभी हम शेयर की बात कर रहे हैं। हाँ जी स्निग्धा। Sir, underwriter अपॉइंट करती है कंपनी। अंडरराइटर, तो समझा अगर करिए। ओह यस, यही यही वर्ड मैं भूल रही थी, क्या बोलते हैं? हाँ वही 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 समीक्षा, अंडरराइटर। तो ध्यान से सुनेंगे, दो लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है ब्रोकर। आज ना बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज का ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना? कितने सारे की वर्ड्स और कितनी सारी चीजें बता दी जो आज तक जिंदगी में पता नहीं हमने एक 3-4 वर्ड सुने होंगे, इतने सारा कुछ सबने एक साथ बता दिया, बट कोई बात नहीं।
कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके, और नोट कर लेना इसको बाद में, अगर अभी नहीं किया ना बाद में एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, नोट कर, आपके आगे काम आएगा, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी काम। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है ब्रोकर, ठीक है, एक होता है ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर बोलो या एजेंट बोलो, वो कौन होता है जो सिर्फ फैसिलिटेट करता है आप बायर और सेलर के बीच में। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जीरो डाउन, मनी कंट्रोल, ये सब क्या है, ब्रोकर है, ये सिर्फ फैसिलिटेटर है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद और बेच सकते हैं। इसी तरह पहले जमाने में ब्रोकर कैसे होते थे, जो फिजिकली आप, जैसे शर्मा जी हो गए, सपोज करो मैं शर्मा जी करूँ, शर्मा जी मेरे को ये शेयर खरीदने हैं, तो शर्मा जी स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर है रजिस्टर्ड, मैं उनको पैसे दूंगा, वो पैसे वहां जमा कराएंगे, शेयर लेंगे मेरे को, दिस इज हिज रोल। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया? तो उनका सिर्फ रोल क्या है, फैसिलिटेट करना दोनों के बीच में। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने शेयर कंपनी के बिके या नहीं बिके। समझ में आ रही है बात? वो तो सिर्फ ब्रोकर है, तुम जो उनसे शेयर खरीदने बेचने की बात करोगे वो उसको बेचेंगे खरीदेंगे, उसके बेसिस पे उन्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन एक होता है अंडर राइटर। अब अंडर राइटर का रोल क्या होता है, आपने बोला कि भैया मेरे को तो रिस्क लग रहा है यार, कल को पता चला ऐसा ना हो जाए कि मेरे शेयर तो पूरे के पूरे पब्लिक ने सब्सक्राइब ही नहीं किए, पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, तो ऐसे केस में तो मेरा पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा, अगर 90% नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, सारा प्रोसेस बेकार। तो ऐसे केस में आप अंडर राइटर्स अपॉइंट करते हो। अंडर राइटर क्या करते हैं, अंडर राइटर ब्रोकर का काम भी करते हैं, आपके शेयर्स बिकवाते भी है मार्केट, ठीक है, विद दिस कंडीशन या विद दिस अंडरटेकिंग, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं, क्या इसीलिए नाम है उनका अंडर राइटर, वो ये अंडरटेकिंग देते हैं कि कल को अगर आपका पूरा ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये नहीं हुआ तो हम बैठे हैं, चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम खरीद लेंगे आपके शेयर। आई बात समझ में, क्लियर है? मान लो कल को 80,000 शेयर ही बिके, 10,000 रह गए, तो 10,000 शेयर हम खरीद लेंगे, क्लियर? तो कंपनी के ऊपर से टेंशन खत्म। ऑब्वियसली अगर वो ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन भी लेंगे वो, तो नॉर्मल ब्रोकर जो लेता वो जो भी चार्ज करता है उससे काफी ज्यादा चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक तो तरीका क्या है इससे बचने का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए, एक तो तरीका क्या है, हम अंडर राइटर्स अपॉइंट कर दें और अंडर राइटर्स अपॉइंट करके हमारी सिरदर्दी खत्म। क्लियर है? हाँ वृंदा, आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले वृंदा कुछ कह रही है, उससे पूछ लेते हैं क्या कह रही है, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। हाँ सर बट एक अंडर राइटर नई नवेली कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा, सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए? बेटा उसको कमीशन मिल रहा है और उसको दिख रहा है, वो ऐसे ही हर कोई अंडर राइटर थोड़ी ना उसमें इन्वेस्ट कर देगा, वो पहले पूरा स्टडी करेगा कंपनी को। जैसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है जोमेटो पेटीएम अंदर क्या चल रहा है कंपनी में, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, बहुत सारे लोगों ने करा ना पैसा इन्वेस्ट उसमें, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए होता क्या है, ये तो फिर भी बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, ये तो क्या करते हैं पूरी सारी बैलेंस शीट, सारे प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा जितने भी इनकी रिपोर्ट होती है सारी रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना, क्या इसमें हमें एज अंडर राइटर काम करना भी चाहिए या नहीं। और उसके अलावा होता क्या, पता है क्या करते हैं लोग, जो अंडर राइटर होते हैं ना, अब क्योंकि उनके सिर पे तलवार लटकी हुई है, अगर आपने नहीं खरीदा तो उन्हें खरीदना पड़ेगा, तो वो जम के एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केट में एक ऐसा न्यूज फैलाते हैं कि अरे इतना बड़ा आईपीओ आने वाला है जो आज तक नहीं आया, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? और इसमें पैसा डालते ही डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना हाइप क्रिएट कर देंगे कि जो लोग नहीं भी करना चाह रहे होंगे ना इन्वेस्ट, वो भी कर देंगे। तो होगा क्या अल्टीमेटली कि दे विल हेल्प प्रमोट योर कंपनी एंड मेक अदर पीपल इन्वेस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? ठीक है, उनका काम ही यही है बेटा, उनका उनका काम ही यही है, तो वो देख कर रिस्क लेते हैं, पर देख करके रिस्क लेते कि कहाँ पे कितना रिस्क है, और उसी हिसाब से फीस भी लेते हैं, जहां रिस्क ज्यादा होता है उस हिसाब से कमीशन भी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया?